अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो नोबल गैसेस है, शरीफ गैसेस, ग्रुप 8 ए वाले एलिमेंट्स, ये रिएक्शन क्यों नहीं करते? या जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करते हैं, जो नॉन मेटल है वो लॉस करने की बजाय वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। बाज एलिमेंट जो है वो रिएक्शन ऑन द स्पॉट करते हैं, बाज एलिमेंट जो है वो ज्यादा टाइम लेते हैं या जो है वो रिएक्शन करते नहीं है। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये नोबल गैसेस जो है ये क्यों रिएक्शन नहीं करते? तो अगर आप लोग सोच चुके हैं तो आप लोग अगर कुछ ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं तो आप लोग के इस क्वेश्चन का आंसर मौजूद है कहाँ पे? आयनाइजेशन एनर्जी में मौजूद है। आइए इसको सीखते हैं। इस टॉपिक को सीखने के बाद आप लोग काबिल हो जाएंगे। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज केट में आते हैं या जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आता है, उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब सही दे पाएंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? इसको डिनोट करते हैं हम आई ई से। आयन आयन क्या चीज है? प्लस या माइनस चार्ज। जब किसी एटम पे प्लस या माइनस चार्ज आ जाए, या सिंपल सी बात, जब वो कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या लॉस कर ले तो उसको हम आयन कहते हैं। अब किसी एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सही है। डिफिनीशन यहां देखिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम टू फॉर्म कैटायन। मतलब किसी भी एटम को कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी आप लोग देंगे उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। कल आप लोग सीख चुके थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऐड होते वक्त जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी आप लोग देंगे उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और याद रखिए, वो नीचे मैंने बताया भी है कि एटम जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। जनरल रिएक्शन या जनरल इक्वेशन, मेटल मैंने ले लिया है, उसको मैंने दी है एनर्जी, तो उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, M प्लस में कन्वर्ट हुआ है और 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है। एट अ टाइम एक एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। मेटल 2-3 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम सिंगल वक्त में वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। उसके अलावा याद रख ले कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है और दूसरा निकालना थोड़ा मुश्किल है, तीसरा निकालना और भी मुश्किल, चौथा निकालना और भी मुश्किल है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। मैंने लिखा है कि IE3 इज ग्रेटर देन IE2 और वो ग्रेटर है IE1 से। ये इसका जनरल ट्रेंड है, अक्सर एमसीक्यूज में ले लेते हैं। कंडीशन, इसके लिए क्या क्या शराइत है या क्या क्या कंडीशन आयनाइजेशन एनर्जी के लिए चाहिए? एटम मस्ट बी इन गैसियस स्टेट। एटम जो है वो आपके पास गैसियस स्टेट में होना चाहिए। साइन मस्ट बी पॉजिटिव, बिकॉज साइन जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी हम दे रहे हैं। कल वाले में एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहे थे, आज जो या आयनाइजेशन एनर्जी में हम एनर्जी देंगे एटम को, एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो फिर क्या होगा? प्लस साइन से हम इसको डिनोट करेंगे। इसका यूनिट क्या है? तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों एनर्जीज है। एनर्जी का यूनिट है किलो जॉल पर मोल या किलो कैलोरीज पर मोल। ये जो है दो यूनिट्स हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं। इनमें फिर ये वाला कॉमन यूनिट है हम इस्तेमाल करते हैं। और फिजिक्स में हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखें कि यहाँ पे किलो जूल तो पर मोल इस्तेमाल करेंगे। मतलब 1 मोल ऑफ गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देते हैं वो, और यहाँ पे किलो कैलोरी, तो यहाँ पे भी 1 मोल ऑफ एटम से इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे। तो जितनी एनर्जी रिक्वायर हो जाए उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फिजिक्स में हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन यहाँ पे ना पर एटम आप लोग के माइंड में होना चाहिए। ये अक्सर एमसीक्यूज में फिर पूछ भी लेते हैं। इसके अलावा इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर क्या है? किलो कैलोरीज और जॉल के बीच में क्या रिलेशन है? तो याद रख ले कि ये जो कैलोरी है ये ग्रेटर यूनिट है। 1 कैलोरी
बराबर है कितने जॉल्स का? 4.4 और 2, ये जो है मतलब इतने जूल्स आ जाए तो तभी जाके वो 1 कैलोरी का इक्वल हो जाता है। तो कैलोरी जो है वो ग्रेटर यूनिट है। जिस तरह अगर बायो में आप लोग पढ़ेंगे ना कि एटीपी से एडीपी बनाएंगे तो 7.3 कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, तो आप लोग उससे एमकेट में वो पूछ सकते हैं कि ये जूल्स में कितनी होगी। तो 7.2 को आप लोग या 7.3 को आप लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30 या 31 पॉइंट समथिंग आ जाता है। तो ये जो है कन्वर्जन फैक्टर है, इसका आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, खुद से कैलोरीज में ले ले, जॉल में कन्वर्ट कर ले, या जॉल में ले ले कैलोरीज में कन्वर्ट कर ले। फिर इसके टाइप्स जो है वो कितने हैं, तो वो तो आसान है कि IE1, IE2 या IE फर्स्ट, IE सेकेंड। तो एनर्जी टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फिर तो याद रख ले यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो न्यूट्रल होगा, ये आप लोग को याद होना चाहिए। टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और IE सेकेंड इलेक्ट्रॉन मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन पहले एटम ने दे दिया है किसी को, मतलब कैटायन पहले बन चुका है, तो आप लोग को ये क्लियर होना चाहिए, इंतहाई जरूरी पॉइंट है। IE सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मोनोवेलेंट कैटायन मतलब जिस पे +1 चार्ज हो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं? IE2। तो IE2 जो है वो ग्रेटर है IE1 से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर न्यूक्लियस के करीब हो जाता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एक, तो आपने जितने जितने आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये भी एक एमसीक्यूज है, कैटायन का साइज जो है मतलब जिसपे प्लस एटम जब इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, लॉस कर ले तो क्या होगा, और एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या होगा। तो एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले तो कैटायन का साइज जो है वो न्यूट्रल एटम से छोटा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है, तो फिर रिपल्जन मैक्सिमम, तो साइज बढ़ेगा। कैटायन का साइज न्यूट्रल एटम से छोटा है, फिर न्यूट्रल एटम का साइज एनायन से छोटा है, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो ये कि मोनोवेलेंट कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और ऑलवेज ग्रेटर देन IE फर्स्ट। और फैक्टर इफेक्टिंग, इस पे कौन कौन से अवामिल असर करते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए भी यही अवामिल है। साइज ऑफ द एटम बढ़ाएंगे, साइज को जितना बढ़ाएंगे ना तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, तो साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है। और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, एटम के न्यूक्लियस में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालना, मतलब फिर प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा तो प्रोटॉन निकालना फिर मुश्किल होगा, याद रख ले। और शील्डिंग इफेक्ट, मतलब कल भी बताया था कि बीच में जो इनर शेल्स है ना, इनर शेल, ये न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन को कम करते हैं, तो इस रिडक्शन को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो नंबर ऑफ अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ाएंगे या इनर शेल्स आप लोग बढ़ाएंगे तो फिर वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाता है। तो याद रखिए कि शील्डिंग इफेक्ट का, अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ाएंगे तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन फिर इजीली निकाला जाता है अगर आपने शील्डिंग इफेक्ट को बढ़ा लिया। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो याद रख ले कल हम यहाँ पे पढ़ चुके थे, ये डिफरेंस पे अगर आपसे पूछ रहे शील्डिंग इफेक्ट, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो एक डिफरेंस ये भी है कि अगर हम एटम स्टेबल हो ना, स्टेबल, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, लेकिन अगर एटम स्टेबल हो तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना फिर क्या है, मुश्किल काम है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो नोबल गैसेज है ना वो स्टेबल है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इंतहाई मुश्किल काम है। या हाफ फील्ड और फुल फील्ड, ये अक्सर ना हाफ फील्ड वाले एनएडी वाले भी ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि बच्चे जनरल ट्रेंड याद करते हैं कि पहले से दूसरे की ज्यादा है, दूसरे से तीसरे की ज्यादा है, तीसरे से चौथे की ज्यादा है, बच्चे ये ट्रेंड याद करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, जो फुल फील्ड ऑर्बिटल है, वो जो है वहां पे ये जो वो है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अनस्टेबल,
तो ये आयनाइजेशन एनर्जी जो है इसकी ज्यादा होगी हाफ फील्ड की और फुल फील्ड। जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है फॉर एग्जांपल 3p3, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, और 3p6 हो तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इसी तरह 2p3 2p6 तो 3 और 6 से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। कभी इंशाल्लाह डिटेल में ये चीजें पढ़ भी लेंगे, लेकिन अब सेकंड ईयर में इंशाल्लाह। लेकिन ये कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। करीब इस साइड का जो पड़ोसी एटम है, इस साइड का जो पड़ोसी एलिमेंट है, उनसे हाफ फील्ड की ज्यादा होगी और फुल फील्ड की भी ज्यादा होगी। तो याद होना चाहिए। फिर इसके ट्रेंड्स और पीरियोडिक टेबल के अगर अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो क्या होगा, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा। याद रखिए कि अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, मतलब वो कि फिर इलेक्ट्रॉन निकालना, एटम का साइज डिक्रीज होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज साइज डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। नोबल गैसेज हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, क्योंकि वहां पे चार्ज ज्यादा है या वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। याद रख ले, यहाँ पे साइज तो ग्रेटर इसका, लेकिन यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब 2p6 3p6 4p6 और 6p6 ऐसे। तो इससे ना फिर इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो जाता है स्टेबल वाले से। और कि डाउन द ग्रुप अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा। तो याद रखिए कि ऐसे हम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, और अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज फ्रॉम आयनाइजेशन एनर्जी जो है, अगर हम जाएंगे कहां पे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, ऊपर से नीचे। तो ऊपर वाले का साइज छोटा है, नीचे जब आएंगे साइज बढ़ेगा और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। साइज को बढ़ाएंगे तो उसके साथ इसका रिलेशन क्या है, इनवर्स है। आप लोग ये चीजें अप्लाई करनी है। विल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर वालों की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, नीचे वालों की कम है, बिकॉज साइज जो है वो बढ़ता है। जबकि दूसरा क्या फैक्टर है, साइज बढ़ेगा और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। तो साइज और शील्डिंग इफेक्ट के साथ रिलेशन, शील्डिंग इफेक्ट और साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो जब वो बढ़ेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 1 इज मिनिमम, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट है उनकी मिनिमम है, उससे ज्यादा ग्रुप 2 वालों की है, फिर ग्रुप 3 ग्रुप 4 ऐसे। अगर जनरली बताएंगे, कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो मैं बताऊंगा। अच्छा, एक्सेप्शनल केस की बी उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना बेरिलियम की, वो बोरॉन से ज्यादा है। तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ना आपने बोरॉन बेरिलियम 2s2 है, 2s2, तो s ऑर्बिटल इज फुल फिल्ड, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। और 2p1, तो 2p1 वह एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको लॉस करना आसान है। तो इलेक्ट्रॉन इस सब शेल में है और p सब शेल में है। ये जो है न तो हाफ फील्ड है न तो फुल फील्ड है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है बोरॉन से एज कंपेयर टू बेरिलियम। एमसीक्यूज में ये लाजमी पूछते हैं ये पॉइंट। इंपोर्टेंसेस के क्या फवायद है, आयनाइजेशन एनर्जी के फवायद क्या है। इट प्रेडिक्ट रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी को प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब कोई एटम रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो इसको एक्सप्लेन कौन करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। इसके अलावा एक्सप्लेन मेटालिक कैरेक्टर, ये मेटल्स के मेटालिक कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेन बॉन्ड पोलैरिटी, ये बॉन्ड के मतलब बॉन्ड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। और एसेंशियल फॉर केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड मतलब कोई एटम बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा, इजीली बनाएगा मुश्किल से बनाएगा, उसको भी आयनाइजेशन एनर्जी एक्सप्लेन करते हैं। और कुछ केट या एनईडी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो ये है कि ऑलवेज पॉजिटिव। कल हम पढ़ चुके थे आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कि फर्स्ट के लिए एनर्जी जो है, अगर पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो आप ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, फिर अगर दूसरा ऐड करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। मतलब तो पहला जो है वो एक्सोथर्मिक था, दूसरा एंडोथर्मिक। ये हमेशा हमेशा जो है पॉजिटिव रहता है, मतलब हमेशा एंडोथर्मिक। पहले इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले, दूसरा तीसरा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले, दो निकाल ले, तीन निकाल ले,
हर एक के लिए एनर्जी चाहिए, रिलीज नहीं होती। नोबल गैसेज हैज हाईएस्ट व्हाट आयनाइजेशन एनर्जी। नोबल गैस चूंकि स्टेबल है, पी सब शेल उसका फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने इंतहाई मुश्किल काम है। एक्सेप्शनल केसेस वही बता दिया मैंने, ऊपर एक दे भी दिया कि बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किससे, बोरॉन से ज्यादा है, तो वही 2s2 और यहाँ पे 2p1 है, और यहाँ पे क्या है 2p3 है और 2p4 है, तो 2p3 कब से बता रहा हूं देखिए ऐसे 2p, तो ये उसका x है, ये उसका y है, ये उसका z है। तो अगर हम नाइट्रोजन का देखेंगे 1 2 3, तो 2p3 आया नाइट्रोजन का, और अगर फिर ऑक्सीजन का देखेंगे तो 2p4, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो फिर इस केस में ना इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है एज कंपेयर टू हाफ फील्ड। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। अक्सर ले लेते हैं तो बच्चे जो है वो ब्लाइंडली, वो अंधा होके ऑक्सीजन को टेक करते और यहाँ पे बोरॉन को टेक करते। तो आप लोगों ने ये गलत नहीं करना, रीजन मैंने बता दिया। अगर कोई मुश्किल हुआ तो आप लोग जो है लाजमी पूछेंगे। अल्लाह हाफिज।